Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा, भारत के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज पर। नेताओं का दलितों के घर खाना खाने जाना दलित प्रेम का नया चेहरा है या जाति की राजनीति का नया ढोंग? ये सवाल इसलिए कि अब कुछ नकाब उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा बिना बताए आधी रात को एक दलित के घर पहुंच गए और बाहर से खाना मंगाकर दावत उड़ाई। वहीं के एक दूसरे मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह दलित की रोटी खाने को अपने क्षत्रिय धर्म से जोड़ते हैं और कहते हैं बीजेपी के इस अभियान से दलित धन्य धन्य हो रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम के जूठे बेर खाने से शबरी धन्य हो गई थी। कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जातियों की दीवार टूटी है, लेकिन एसपी बीएसपी के गठजोड़ की काट के लिए शायद योगी सरकार अब जातिगत राजनीति को नया ब्रह्मास्त्र बना रही है। जातिगत आरक्षण के कोटे में कोटा बनाने पर काम चल रहा है। मंत्री सुरेश राणा ने अलीगढ़ के लोहागढ़ गांव में रजनीश कुमार के घर बाकायदा दावत की। इसमें उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दावत के लिए खाना पीना, बर्तन और बाकी सामान बाहर से मंगाया गया था। आधी रात को मंत्री जी अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे। रजनीश कुमार का दरवाजा खटखटाया और दावत शुरू हो गई। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलितों से जुड़ने के लिए ग्राम स्वराज अभियान छेड़ा है, जिसके तहत बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और मंत्री दलितों के गांव में रात बिताते हैं, विकास का जायजा लेते हैं और लोगों को सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताते हैं। लेकिन हलवाई से खाना बनवाकर दलित के घर दावत उड़ाने की इस खबर पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं और अब राणा कह रहे हैं कि विरोधी बीजेपी। योगी कैबिनेट के एक और मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह एक कदम और आगे निकले। झांसी के एक गांव में दलित के घर भरपेट भोजन करने के बाद मंत्री जी ये बताना नहीं भूले कि वो क्षत्रिय हैं। उन्होंने कहा कि भोजन परोस रही दलित की मां ने उनसे कहा कि आज तो उसका उद्धार हो गया। परंपरा रही है, राम और सबरी का संवाद तुलसी के रामायण में लिखा है। यह विश्वास भगवान राम ने पैदा किया था, इस संबंध को भी भगवान राम ने बनाया था। आज मैं जब यहाँ आया तो ज्ञान जी की माँ ने जब एक रोटी परोसी हमको, तो उन्होंने कहा कि मेरा उद्धार हो गया। यूपी में बीजेपी के दलित प्रेम को एसपी बीएसपी गठजोड़ और गोरखपुर फूलपुर उपचुनाव के नतीजों का असर बताया जा रहा है और योगी कैबिनेट में सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कोटे से मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस पर मुहर भी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि एसपी बीएसपी गठजोड़ को काटने के लिए योगी सरकार ने ब्रह्मास्त्र खोज लिया है और ये ब्रह्मास्त्र है ओबीसी आरक्षण के कोटे को 3 हिस्सों में बांटना। अब ओबीसी के तहत सिर्फ 4 जातियां रह जाएंगी, जबकि 19 जातियों के समूह को अति पिछड़ा और 59 जातियों को सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग में डाल दिया जाएगा। योगी सरकार चुनाव के 6 महीने पहले इसकी घोषणा करेगी। सवाल उठता है कि क्या योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति का नया डिजाइन तैयार कर रही है, लेकिन क्या दलितों और ओबीसी को लुभाने के ये नए तरीके उसे 2019 में वोट दिला पाएंगे? इसी पर होगी आज की बातचीत और अपनी इस चर्चा में रोज की तरह हम आपको यानी दर्शकों को भी जोड़ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या दलितों के घर में खाना खाने से बीजेपी को वोट मिलेंगे? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ जो लोग शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनिल यादव हमारे साथ रहेंगे, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और दलित चिंतक देवाशीष जरारिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान लखनऊ से हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का एक समय तय किया हुआ है। अपनी पहली बात इसी समय सीमा के भीतर पूरी करेंगे तो बातचीत तरीके से आगे बढ़ेगी और ये वक्त खत्म होने की खबर आपको आपके कान में कुछ बीप्स और एक बजर के साथ मिल जाती है।
हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये जो खाना खाने का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बहुत महात्मा गांधी भी जाते थे, दलित बस्तियों में रहते थे, दलितों के घर में खाते थे। लेकिन इस वक्त जिस अंदाज में हो रहा है, और ख़ास तौर पे ये जो सुरेश राणा ने दावत की, अपने साथ 100 लोगों को लेकर पहुंचे, खाने का इंतज़ाम भी खुद ले गए, हलवाई भी ले गए, बर्तन भी ले गए, वो क्या हासिल करने जा रहा है, इससे क्या हासिल होगा? और उसके बाद जो मोती सिंह जी का बयान है, उसके बारे में तो क्या कहा जाए? आलोक जी, जो सुरेश राणा और राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, इन दोनों लोगों ने जिस तरह का दलित के यहाँ जाकर भोजन किया है, वो पता नहीं नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं। वो जिस गांवों में जाकर दलित के यहाँ रहकर, उसके यहाँ रात बिताकर, उससे और अपनापन बढ़ाकर जिस प्रेम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिस वोट बैंक को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पता नहीं उसको उन्होंने ठीक से कंसीव किया या उनकी अपनी एक सामंती मानसिकता थी, जिसको उन्होंने कहा कि ऊपर से एक कार्यक्रम आया है तो इसको करना है। लेकिन एक चीज बहुत बड़ा बदलाव जो उत्तर प्रदेश में है, जिसको हमें लगता है कि देखना ही चाहिए, कि सभी पार्टियों के लिए, जैसे एक जो चंक दलितों का जो चंक था, वो बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी के लिए वोट की तरह नहीं होता था। अभी 2014 में और 2017 और उसके बाद अब से जो सपा बसपा का गठजोड़ हुआ है, इसको मिलाकर सभी पार्टियों के लिए वो एक ऐसा वोट बैंक दिखने लगा है जिसकी आकांक्षाओं को बढ़ाकर, जिसके साथ कुछ पींगे बढ़ाकर वोट की तरह हासिल किया जा सकता है। अब ये अलग बात है कि अगर सुरेश राणा और मोती सिंह जैसा भोज दलित के यहाँ होने लगा तो शायद भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगर रात में किसी भी पार्टी के नेता जाकर दलितों की बस्ती में, उनके घर में रुकते हैं, तो एक जो बरसों से या कहें कि लंबे समय से जो एक उत्पीड़न शोषण का शिकार वो वर्ग होता रहा है, उसको ये ढांढस बंधता है, उसको ये अच्छा लगता है कि ठीक है, जो थोड़ा सा अपर क्लास में हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, वो हमारे दरवाजे, हमारे घर पर आ रहे हैं और स्नेह से बात कर रहे हैं। जी, देवाशीष जररिया जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मूव को? ये खाना खाने का जो अभियान है, ये 2 उदाहरण जो हम दिखा रहे हैं, ये उदाहरण आप इनको एक्सेप्शन के तौर पर भी देख सकते हैं। कुछ लोगों ने भली तरह भी जाकर खाया होगा। क्या ये मेरे घर आकर कोई खाना खाता है, इससे मेरा मन उसकी तरफ जुड़ रहा है? देखिए, आज 2 मई का दिन है और आज 2 अप्रैल के आंदोलन को 1 महीना हो गया है। 10,000 से ऊपर की तादाद में जो युवा है, बहुजन समाज का जो युवा है, वो जेलों के अंदर बंद है। उन पर गंभीर धाराओं के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। खुद उत्तर प्रदेश में जहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, वहाँ पर अनेकों युवा जेलों में बंद है। उनका भविष्य चौपट हो चुका है। SC/ST एक्ट पे कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तब से जो केसों का रजिस्ट्रेशन है वो 3/4 तक कम हो गया है। ठीक है, कोटे की बात की जा रही है। जिन जातियों को बाबा साहेब ने एकजुट किया और बहुजन आंदोलन में एकजुट किया गया, उन जातियों को फिर से तोड़ने का काम किया जा रहा है। मोती सिंह जी का बयान सुन रहा था मैं, वो अपने आप को श्री राम से तुलना कर रहे थे और दलितों की सबरी से तुलना कर रहे थे। यानी उनके बयान में है कि दृष्टि थी कि मैं कितना महान हूं, मैं कितना गौरवशाली हूं, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितनी उच्च जाति का हूं कि मैं दलितों के जाके खाना खा के आ रहा हूं। तीसरी चीज, आपने एक उदाहरण दिया गांधी जी का। गांधी जी भी खाना खाते थे, तो वो 1940 का दशक था। तो आज़ाद हुए हमें 70 साल हो गए। 70 साल से हमारा संविधान है, संविधान में हमारे अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार आज तक भी पूरे नहीं हो पाए हैं। आप दलितों को उनके अधिकार दोगे नहीं, उनका मान सम्मान दोगे नहीं। ये जो लड़ाई है वो मान सम्मान की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां कभी पटल पे आती नहीं अगर दलितों को उनका मान सम्मान दे दिया होता। इसीलिए ये पार्टियां उधर गई हुई। और आज जब बात आई है, जब 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ, ये समाज जागृत हो रहा है, तो उसका हाथ जो है की दृष्टि से जो देखा जा रहा है, मुझे लगता है ये जो आंदोलन, जो जिस तरीके से ये लोग आ रहे हैं, इससे समाज अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। इससे समाज को और गलत मैसेज जा रहा है दुनिया के सामने। जो जातिवाद है वो और बुरी तरीके से प्रभावी हो गया है। और एक चीज़ लास्ट बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर दलित को ये खाना खिला रहे हैं, जिस तरीके का खाना, ब्रांडेड खाना खिला रहे हैं, खूब सारे मील्स हैं, गुलाब जामुन है, अगर आप उनकी स्थिति ऐसी कर सको जिसमें वो रोज़ ऐसा खाना खा सके, तब तो आप वास्तव में दलितों के लिए कुछ कर पाए, वरना सब निरर्थक है। जी, शरद प्रधान जी, ये जो देवाशीष कह रहे हैं इसको अगर आगे बढ़ाएं। एक बात इन्होंने कही कि आप अगर उनकी स्थिति ऐसी कर दें कि वो ऐसा खाना खाने लगें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सचमुच काम हो गया।
दूसरा, आप वो जो सम्मान चाहते हैं वो सम्मान आप दे रहे हैं क्या? तो ये जो एक्सरसाइज चल रही है इस वक्त, आप तो ये दो उदाहरणों को मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कुरेदना चाहता हूँ कि कई बार अच्छे काम में कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं, उनका वितंडा बन जाता है। हो सकता है कुछ लोग तरीके से भी जा रहे हों, दलितों के दिल छू रहे हों, लेकिन ये एक्सरसाइज लोगों के घर जाकर खाना खाने की क्या भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में फायदा पहुंचाने जा रही है? नहीं, मैं देवाशीष और हर्षवर्धन दोनों की बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। और मुझे ताज्जुब ये होता है कि ये नेता, बड़े बड़े पार्टियों के नेता और रूलिंग पार्टी के नेता, उनके ये समझ में नहीं आता कि वो अभी भी समझते हैं कि दलित वैसा ही जो है भेड़ बकरी की तरह चाल चलता है, हम जो कहेंगे वो समझ जाएगा, मानेगा, और हम किसने भी बेवकूफ़ बना ले वो बेवकूफ़ बनता रहेगा। ज़माना बदल गया, उनके समझ में नहीं आया। अब ये सुरेश राणा और मोती सिंह का तो खैर कहना ही क्या है, उनके तो सामंतवादी विचारधारा के हैं ही, वो उनके सबको मालूम है, दुनिया के कर्म उनके इलाके में होते हैं और किस तरह वो ट्रीट करते हैं वो तो आपने स्वयं देख लिया। जिसकी इतनी सामंतवादी मानसिकता हो कि वो अपने आप को भगवान राम समझ रहा है और उनको कह रहा है कि वो कह रही वो धन्य हो गई। अगर ये एटीट्यूड लेके, और मैं बताऊं आपको, अधिकतर जो उच्च जातियों के जो नेता हैं उनकी मानसिकता इसी तरीके की है। वो दे लुक डाउन अपॉन दलित्स, ये करके वो दिखाना चाहते हैं कि हमने बड़ा भारी एहसान कर दिया है, और इस तरीके से वोट मिलना मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सूरत में कुछ हो जाएगा। कुछ लोग जो अनपढ़ हैं, आज दलित में कॉन्शियसनेस आ गई है, अवेयरनेस आ गई है, पढ़ाई लिखाई की वजह से और मीडिया के कारण जो अवेयरनेस बढ़ी है, अब वो भेड़ बकरी नहीं है। इन नेताओं को समझ में आना बड़ा जरूरी है। कुछ परसेंटेज होगा जो अभी भी भेड़ बकरी चाल चलेगा, लेकिन अधिकतर लोग इस गिमिक को देख सकते हैं और इस गिमिक को मद्देनजर रखते हुए वो इस तरह से आंख बंद करके वोट नहीं करने वाले हैं। बड़ी भारी गलतफहमी, मुझे ताज्जुब है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को ये दिख नहीं रहा। जी, राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, आपने बातें सारी सुनी। एक सवाल और उठ रहा है जो यहाँ अभी तक नहीं उठा कि दलितों के घर जाकर जो लोग खाना खा रहे हैं वो दलितों को अपने घर बुलाकर अपनी रसोई में क्यों नहीं खिला रहे हैं? अगर आप वास्तव में उन्हें वो स्थान देना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप कह सकते हैं, जो मुझे उम्मीद है कि आप कहेंगे, कि हम ये काम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम समाज में लोगों को उनका उचित सम्मान स्थान देना चाहते हैं। तो जो आपके मंत्रियों ने अभी किया वो उचित स्थान और सम्मान देने का उदाहरण है क्या? देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दलितों के घर जाकर के भोजन करना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 14 अप्रैल से लेकर के बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर का जो जन्म दिवस था उससे लेकर के और 5 मई तक एक ग्राम स्वराज अभियान प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के स्थान स्थान पर जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं, इनसे अपेक्षा की गई थी कि ये जाकर के गाँव में चौपाल लगाएं और चौपाल लगा करके जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करें, उनकी समस्याओं को एड्रेस करें, उनके समाधान प्रस्तुत करें। उत्तर प्रदेश में जहां जहां प्रदेश में सरकार है, प्रदेश की सरकारों की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उनके बीच में ले जाने का काम करें, उनके साथ एक आत्मीयता का संबंध स्थापित करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 4000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम अब तक संपन्न हो चुके हैं, जिनमें से 2 कार्यक्रम जिनकी आप अपने चैनल पर चर्चा कर रहे हैं। मैं विनम्रता से अनुरोध करूंगा, इन दोनों प्रकरणों में जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। सुरेश राणा जी जिस गांव में भोजन करने के लिए गए थे, ये उस गांव की ओर से सामूहिक रूप से इस आयोजन किया गया था और सामुदायिक केंद्र में वहां पर पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। गांव के लोगों के द्वारा ही वहां भोजन बनाया गया था, भोजन वहां पर सामूहिक रूप से करने की व्यवस्था थी। लेकिन मंत्री सुरेश राणा जी ने आग्रह किया कि मैं किसी दलित के यहां जाकर के भोजन करने की अपेक्षा करता हूं, और सबसे संवाद करने के बाद, चौपाल लगाने के बाद वो रात को 11:30 बजे एक दलित के यहां भोजन करने गया और वो वही भोजन था जो सार्वजनिक रूप से वहां बनाया गया था, जिसको पूरे गांव ने मिलकर के खाया था, जिसका आयोजन वहां के गांव के प्रधान ने किया था, जो भी दलित है। लेकिन जिसके घर वो गए उसको खबर नहीं थी, पहली बात, जिसके घर वो गए उसको खबर नहीं थी कि वो आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि वहां आयोजन सार्वजनिक रूप से उस सामुदायिक केंद्र में किया गया था, जिसको मंत्री ने नकार दिया कि मैं सामुदायिक केंद्र में। ठीक है, प्रधान जी अपने घर भी ले जा सकते थे, लेकिन वो एक ऐसे घर में ले गए जिसके घर के मालिक को पता नहीं था कि मेरे घर आज एक बिन बुलाए मेहमान आने वाले हैं।
नहीं, ये निश्चित तौर पर ये इस चूक को मैं मानता हूं कि वहां पर आयोजनकर्ताओं को जिसके भी घर ले जाना था उसको पहले से सूचना देनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने सामुदायिक केंद्र में व्यवस्था की थी। ये व्यवस्था मंत्री जी ने अंतिम समय में ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है, आपने एक इसका जस्टिफिकेशन दिया और मैं पहले भी कह रहा था कि मैं जरूरी नहीं है, ये एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेकर हेडलाइन बन जाती है। मैंने इसलिए आपसे इसकी आलोक जी, मैं एक दूसरी बात और जोड़ दूं। जो राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी का संदर्भ लिया गया है, मोती सिंह जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि उस परिवार में जो महिला थी, जो मां थी, उस मां ने ये शब्द कहे कि मेरा उद्धार हो गया है। हम बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हैं। अगर उनकी मां ने कोई अभिव्यक्ति की है तो वो भारतीय जनता पार्टी की अभिव्यक्ति नहीं है। हम मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ये जो प्रसंग है, जिसमें वो सबरी के घर जाकर के उसके जूठे बेर खाते हैं, ये सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला प्रसंग है जी। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो आप कह रहे हैं पार्टी इस राय से शोषण करते हैं दलितों का, व्यक्ति दलित का जाकर उद्धार कर देगा। नहीं, ठीक है, तो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। मोती सिंह की जनरल रेपुटेशन ये है कि मोती सिंह साहब की जनरल रेपुटेशन ये है कि दलितों का काफी शोषण करते हैं अपने इलाके में, गरीबों का। और नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये आपका अपना विश्लेषण हो सकता है। ठीक है, मैं आता हूँ मैं अभी इस पे, क्योंकि अभी हमारे ओपनिंग कमेंट बाकी हैं। मैं अपना एक ओपनिंग कमेंट, अनिल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ। अनिल यादव जी, कहा यह जा रहा है कि ये जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जो अलायंस हो गया पिछले लोकसभा उपचुनाव में, अलायंस भी नहीं है फॉर्मल, एक तरह का अरेंजमेंट हुआ, बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया। ऐसी उम्मीद लग रही है कि दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी तो उत्तर प्रदेश में मुश्किल खड़ी होगी। इससे मुकाबले की कोशिशें हो रही हैं, दलितों के घर खाना खाना और दूसरे तरह के एक पूरा गेम प्लान बना है जिससे वो मुश्किल खड़ी कर सकें बीएसपी एसपी कंबाइन के लिए। आपको क्या लगता है ये कितना काम कर रहा है? देखिए वाजपेयी जी, दलितों के प्रति जो नफरत भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमने ऊना की घटना देखी, उत्तर प्रदेश में सब्बीरपुर गांव में घटना देखी, हमने भीमा कोरेगांव देखा, और तमाम तरह की जो घटनाएं हैं वो ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में किस तरह से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। अगर एनसीआरबी के डेटा की अगर बात करी जाए तो 4 साल की इनकी सरकार के आंकड़े दिखा लीजिए, 47% बढ़ोतरी हुई है एट्रोसिटीज में दलितों के प्रति। अब इन्होंने जब इससे भी पेट नहीं भरा तो अब एक नया तरीका ढूंढ लिया है उनका उपहास करने का। इनके मंत्री जाते हैं, दलितों के घर जाते हैं, लेकिन उनके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते हैं, उनके वहां का पानी नहीं पीते हैं। सुरेश राणा जी का आपने मामला बताया, सिर्फ अकेले सुरेश राणा जी नहीं है इस फहरिस्त में, सुरेंद्र सिंह जी का भी आपने जिक्र किया। दूसरा, खुद जब मुख्यमंत्री जब दलितों को नहला धुलाकर साबुन से नहलाने के बाद मिलते हैं तो उनके मंत्री तो ऐसे ही होंगे। केशव मौर्य जी जब जाते हैं वहां पर तो अपने स्विस कॉटेज में सोते हैं। भाई, अगर आप गए थे उस दलित के घर तो उसी के घर में सो जाते, बिना एसी के एक दिन तो सो सकते थे, लेकिन नहीं, वो स्विस कॉटेज में सोएंगे, एसी लगे हुए उसमें सोएंगे। योगी जी जब एक दलित के घर जाते हैं तो वो स्वाति सिंह जी जब खाना बनाती है तब वहां पर खाना खाते हैं। देखिए, धरातल पर स्थिति जो है इस तरीके से उत्थान नहीं होगा दलितों का जिस तरीके से ये कर रहे हैं। धरातल पर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो स्थिति यह है कि कासगंज में दलितों को बारात नहीं चढ़ाने दी जाती, बदायूं में एक दलित युवक को जबरदस्ती पीटा जाता है और पेशाब तक पिलाया जाता है। अगर राजस्थान की बात करूं तो घोड़े पे चढ़ने पर दलित की हत्या हो जाती है और मूंछ रखने पर पिटाई कर दी जाती है। तो असल मामले तो इन्हें इन बातों पर जवाब देना चाहिए। अगर वाकई में दलितों के हितैषी हैं तो आखिर क्यों इनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, इस बात पर राकेश भाई एक बार भी नहीं कहेंगे। लेकिन क्योंकि ये जान रहे हैं कि 19 का चुनाव आ गया है और दलित छिटक रहा है। जी राकेश जी, जी इस पर आप अगर जवाब देना चाहें। देखिए, एक तो अनिल यादव, एक इसके साथ में देवाशीष जी ने एक बात कही, वो भी जोड़ रहा हूँ। वो देवाशीष जी ने बताया कि जो SC/ST एक्ट वाले मामले पर जो आंदोलन चल रहा था, महीना भर हो गया उसको, उसमें हजारों युवक जेल में बंद हैं। अगर आप दलितों की इतनी चिंता कर रहे हैं तो उनको बाहर लाने की क्यों नहीं सोच रहे हैं? देखिए आलोक जी, कानून व्यवस्था के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। जो भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम करेगा, जो भी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती प्रस्तुत करने का काम करेगा, कानून उसके साथ सख्ती से पेश आएगा। हम जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, एक सेकंड के लिए आपको रोकना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़े हुए इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर उत्तर प्रदेश के पिछड़ा कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी जुड़े हुए हैं। वो फोन पर हैं, इसलिए मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। राजभर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत CNBC आवाज पर, भारत का नंबर 1 बिजनेस चैनल। आपने एक योजना बताई है
2019 के लिए योगी सरकार का एक ब्रह्मास्त्र आने जा रहा है। आप पिछड़ों के आरक्षण में 3 तरह का बंटवारा करेंगे, कुछ रोशनी डालेंगे, कैसे काम करेगी ये योजना? देखिए, 12 प्रदेशों में 27% रिजर्वेशन का बंटवारा करके सबको बराबर हिस्सा दिया जा रहा है। उसी व्यवस्था को 2001 में माननीय राजनाथ जी जब उत्तर प्रदेश में सीएम थे तो उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी और उस समिति की रिपोर्ट के आधार पे 3 कैटेगरी बनाने की बात हुई। तब तक सरकार चली गई। उसके बाद जब फिर किसी ने पहल नहीं किया, जब ये सरकार भाजपा और भाजपा गठबंधन की बनी है जी। तो 3 कैटेगरी बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। पिछड़ी जातियां वो हैं जो अपनी आबादी से ज्यादा हिस्सा ले जी। लोगों ने अपनी आबादी से हिस्सा कम पाया है। और सर्वाधिक जातियां वो हैं जो पिछड़ी जाति में 27% रिजर्वेशन का अब तक हिस्सा एकदम नहीं पाया बिल्कुल है। नहीं मिला है जिन्हें जी। इस तरह की 3 कैटेगरी पिछड़ा में और 3 कैटेगरी दलित, अतिदलित और महादलित के नाम से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति में ये 3 कैटेगरी बनाने की तैयारी हो रही है जी। तो आप दोनों, जो एक SC/ST कोटा है और एक OBC कोटा है, इसके 3 टुकड़े करेंगे। आप क्या ये रोशनी डाल सकते हैं राजभर साहब कि जो पिछड़ों में कौन सी वो जातियां हैं जिनको आप पिछड़ा कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी संख्या के मुकाबले ज्यादा रिजर्वेशन ऑलरेडी हासिल कर लिया है? जैसे आप देखिए, सोनार बिरादरी है, अपनी आबादी से 400% ज्यादा हिस्सा ले लिया है जी। जाट बिरादरी है, यादव बिरादरी है, पटेल बिरादरी है। ये 4 जाति के लोग अपनी आबादी से ज्यादा हिस्सा ले लिए हैं जी। 16 जातियां हैं ऐसी जिन लोगों ने अपनी जाति से, अपनी आबादी से हिस्सा कम पाया है। और 59 जातियां हैं जो अब तक हिस्सा एकदम नहीं के बराबर, जो ग्रुप A, B, C, D 4 कैटेगरी की जो नौकरियां हैं देश प्रदेश में जी। उसमें इनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। तो उनको हम लोग सर्वाधिक पिछड़ा में डाल करके और उनको हिस्सा देना चाहते हैं। जो शेयर 5% बनता है पिछड़ा का, 9% बनता है अति पिछड़ा का, 13% बनता है सर्वाधिक पिछड़ा का। इस तरह सबको बांट करके हिस्सा देने की बात हो रही है जी। तो ये राजभर साहब कैसे इंश्योर करेंगे? ये भी एक तर्क आ सकता है जो पहले सवर्ण देते थे पिछड़ों और दलितों के बारे में कि क्योंकि उन जातियों में उस योग्यता के लोग नहीं मिलते हैं इसलिए वो सीटें खाली रह जाती हैं। आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि जो जिसको आप सर्वाधिक पिछड़ा कह रहे हैं उसको आप 13% रिजर्वेशन देना चाहते हैं, उतने कैंडिडेट आएंगे और वो सीट को भरेंगे? 59 जातियां हैं और खाली इंटरव्यू की बात निकाल दिया जाए तो हम कह रहे हैं कि अगर 1 लाख होगी तो कम से कम 10 लाख लोग आवेदन करता हो जाएंगे जी। ये तो स्थिति है। तो आपका कहना है फिर इसमें इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि इंटरव्यू में भेदभाव की गुंजाइश होती है? नहीं, सारी प्रक्रिया होगी। जो प्रक्रिया पिछड़ा में होगी, जो प्रक्रिया पिछड़ा में होगी, जो सरकार की पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत ही सबकी भर्ती होगी। ऐसा नहीं कि पिछड़ा के लिए अलग, पिछड़ा के लिए अलग, सर्वाधिक पिछड़ा के लिए अलग। उसमें जो 13% जो सर्वाधिक पिछड़ा का होगा उसमें जो जातियां आ रही हैं उन्हीं की भर्ती होगी जी। और जो 16 जातियां अति पिछड़े में आ रही हैं उनकी भर्ती होगी। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ राजभर साहब, आप सफाई दीजिएगा अगर ना मैं गलत समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले समय में जब आप ये नियम लागू कर देंगे तो 4 जातियां, सोनार, जाट, यादव और पटेल, इनको एक तरह से नुकसान होने जा रहा है। आपकी समझ से अभी तक इन्होंने पिछड़ों के कोटे पर कब्जा कर रखा है और दूसरी जातियां जो ज्यादा पिछड़ी हैं उनके हिस्से पर इनका कब्जा है। जैसे वर्षों तक कहा गया कि सवर्णों ने सारे अवसरों पर कब्जा कर रखा है। तो इन जातियों के लिए ये दुख की खबर होगी। खास तौर पे इस नज़र से कह रहा हूं क्योंकि इसमें से कुछ जातियां आपकी विपक्षी पार्टियों के वोट बैंक माने जाते हैं। नहीं, देखिए, हम उनका हिस्सा तो ले नहीं रहे हैं, वो हमारा हिस्सा लूट रहे थे, हमको लेने नहीं दे रहे थे। संविधान में है कि जो जातियां पिछड़ गई हैं उनको शिक्षित करके उनको उस लायक बना करके उस श्रेणी में लाया जाए। जी। लेकिन जो भी सरकारें बनी अब तक पहल नहीं किया।
अगर हम लोग भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उसमें पहल करके उनको उस स्तर पर ले आना चाहते हैं, तो विरोधी पार्टियों को तो और खुशी होनी चाहिए कि जो वो लोग नहीं कर पाए उस काम को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी कर रही है। उनका नुकसान कहाँ है जी? हम तो उनका जो शेयर है हम तो दे ही रहे हैं, हम उनका शेयर थोड़ा मार रहे हैं। नहीं सही कह रहे हैं। तो लेकिन साथ में आपने राजभर साहब ये भी कहा है कि ये 2019 के चुनाव के लिए योगी सरकार का एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा, तो फिर ये ब्रह्मास्त्र किसके खिलाफ चलेगा? देखिए, जो कल तक अकेले मिल करके ये लूटते रहे अति पिछड़ों को, अति दलितों को, जैसे समाजवादी पार्टी 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के बहाने ये वोट लेते रहे, वही हाल बहुजन समाज पार्टी हिस्सा देने की बात कह के वो अनुसूचित जाति में शामिल करने के बहाने वोट लेते रहे। इसी बात को कुछ दिन कांग्रेस ने भजाने की कोशिश किया। अब ये मिल करके इन अति पिछड़ों का हिस्सा लूटने की कवायद में है, तो अब हमको हिस्सा नहीं लेने देंगे तो हम अपना कोई रास्ता तय करेंगे ना जी। तो हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिन लोगों ने हिस्सा अब तक, जिन जातियों ने नहीं पाया है पिछड़ी जाति में और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में, उनको हम हिस्सा देने के लिए, समाज में एक रूपता लाने के लिए हम उस पर प्रयास कर रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छी बात लग रही है। राजभर साहब, आप क्या सवाल लेना चाहेंगे? मेरे पास समाजवादी पार्टी के अनिल यादव हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बिल्कुल पूछ लें अनिल जी, पूछें। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये राजभर साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए इससे दुखद कोई बात नहीं हो सकती कि 4 साल केंद्र में शासन करने के बाद, प्रदेश में सरकार बनाने के बाद कोई पार्टी या उनके सहयोगी ये कहें कि चुनाव से पहले हम जातियों को अलग अलग बांट देंगे क्योंकि विकास का कोई काम हमारे पास नहीं है गिनवाने के लिए। ये तो टिप्पणी है। अनिल जी, आपके पास अगर कोई सवाल है सीधा तो वो पूछ लें। देवाशीष, आप पूछना चाहते हैं मेरे ख्याल से? जी, मेरे पास सवाल है। देवाशीष हमारे साथ हैं, देवाशीष जरारिया, ये बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं। राजभर साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा राजभर जी से एक प्रश्न है कि अभी यूजीसी में 13 पॉइंट रोस्टर लागू हुआ है और आज ही इंडियन एक्सप्रेस की, हाँ सर सुनिए सर, हाँ हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बोलिए। हाँ देवाशीष पूछिए, वो आवाज जा रही है उनको। हाँ सर, ये है कि 13 पॉइंट्स रोस्टर लागू हुआ है यूजीसी में और इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो हायर एजुकेशन में जो फैकल्टी पोस्ट है नहीं आ रही है, तो उनमें रिजर्वेशन को बिल्कुल नलिफाइड कर दिया गया है बेस यूनिट को चेंज करके। जी मैं बता देता हूँ देवाशीष जी, आपकी आवाज नहीं जा रही उनको। राजभर साहब, मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आज ही, देखिए आज और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ये समाचार आया है कि जो यूजीसी का आवाज साफ आपकी नहीं आ रही है। नहीं, राजभर जी से आवाज, क्योंकि वो दरअसल सफर कर रहे हैं, बलिया से बनारस जा रहे हैं, रास्ते में हैं, इस वजह से बात नहीं आगे हो पा रही है साफ। नहीं, ऐसे प्रश्नों पे राजभर जी को आवाज नहीं जी, आपको आवाज जा रही है? अभी आ रही है राजभर साहब? मुझे बात रखने का मौका दीजिए। जी हाँ, आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही है। नहीं आवाज जा नहीं रही है, वो सही बात है जी। ठीक है, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने पूरा एक फॉर्मूला एक तरह से अपने सामने रखा है। यहाँ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, तो इसलिए बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। देवाशीष जी, ये जो फॉर्मूला रख रहे हैं, मुझे तो साफ दिख रहा है कि आप पर बहुजन समाज पार्टी पर और समाजवादी पार्टी पर अटैक है। जो उसे ब्रह्मास्त्र इसीलिए कह रहे हैं कि वो जातियों के बीच में एक फर्दर विभाजन खड़ा करना चाहते हैं, जिससे कि इन जातियों के बीच ये भेद पैदा हो जाए। देखिए, इनमें कुछ जातियों ने दूसरी जातियों के हिस्से पे कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल ये देखिए, जिन पिछड़ी जातियों को हम बहुजन समाज कहते हैं, उसको एक बहुत बड़े मिशन मूवमेंट के द्वारा एकजुट किया गया। इन जातियों को छोटी छोटी जातियों में कई विखंडित 6000 से ऊपर जातियों में विभाजित कर दिया गया था। तब बाबा साहेब ने एक एक जाति को चुनकर बहुत ध्यानपूर्वक इन सारी जातियों को SC, ST और OBC के एक दायरे में लेकर आए। उसके बाद बहुजन मूवमेंट चलाकर मान्यवर काशीराम साहब ने इन सारी जातियों को पुरोया, एक सूत्र में पुरोया। और जब देखा गया कि किस तरीके से जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जो जो हिंदुत्व के एजेंडा पे जब और योगी आदित्यनाथ हैं, जब अपने ठाकुरवाद की पॉलिटिक्स पे जब आगे बढ़े और जब समाजवाद की, जब इन वर्गों पर जब बहुत ज़्यादा भीषण अत्याचार बढ़ गया और जब सामाजिक चेतना का उभार हुआ, जो कि हम लोगों ने ऊना में देखा, सहारनपुर में देखा, भीमा कोरेगांव में देखा और 2 अप्रैल को देखा,
उसके बाद ये लोग फिर से उन जातियों को जो सम्मिलित हो रही है उनको खंड विखंडित करना चाहती हैं। तो एक तरीके से जो सामाजिक चेतना का उदय हुआ उसके पहिए को ये वापस पीछे ले जाना चाहती हैं। एक चीज और बता देता हूं, सहारनपुर के जो दलित लोग बंद थे, आज उन पर 3 महीने के लिए रासुका को फिर से बढ़ा दिया गया। तो एक तरफ ये दलितों के चिंतक बनते, शुभचिंतक बनते, ये ठीक कह रहे हैं आप देवाशीष, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरह से उस बैंक में सेंध लगाने की। एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये बात सही नहीं है कि समाजवादी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश में जिस तरह हर जगह यादव लोग दिखाई दिए, उससे ये शक पैदा होता है और भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के साथ उस शक को सबूत में बदल रही है कि पिछड़ों के कोटे पर कुछ पिछड़ों में से ही कुछ जातियों ने कब्जा कर लिया है, बाकी पिछड़ों के साथ अन्याय हो गया है। जिस तरह का विभाजन आपने जाति की राजनीति के लिए किया, वो उस विभाजन को और बारीक कर रहे हैं और जातियों में बांट रहे हैं। तो अब आप सिद्धांत के रूप में क्या सवाल उठाएंगे? देखिए मैं आलोक जी, मैं बस 10 सेकंड में अपनी बात कर दूं क्योंकि बड़ा आपने आरोप लगाया। देखिए आलोक जी, जिस तरह की ये बात कही जाती है कि समाजवादी पार्टी में एक जाति का वर्चस्व हो जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम तरह की बातों से ये भ्रम फैलाया गया है। इंडिया जनसत्ता में एक आर्टिकल आया, उसने इस बात की पुष्टि भी की, एक खबर चलाई गई कि 256 SDM का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से 200 से ज्यादा यादव थे। लेकिन पता चला, जब सच सामने आया, सोशल मीडिया पे भाजपा ने चला रखा था, लेकिन सच सामने आया तो सिर्फ 12 के आसपास SDM थे जो कि यादव जाति से। हालांकि ये सवाल नहीं है। अभी जहां तक जाति की बात है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। राजभर जी इतनी बात कह रहे थे कि इन लोगों ने दूसरी जाति का हक मान लिया। हम इन्हीं की बात को बड़ी करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 85 केंद्रीय सेक्रेटरी है अभी केंद्र में केंद्रीय सेक्रेटरी हैं, उसमें से सिर्फ 6 SC हैं, 6 ST हैं और लगभग 11 के आसपास OBC है। तो आप मुझे बताइए कहां अधिकार मार लिया? अगर UGC की बात करी जाए, UGC के तहत जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, अगर उनमें प्रोफेसर्स की बात, VCs की अगर हम बात करें तो 497 से SC ST OBC मिला के 50 भी नहीं बैठते, कुल मिला के 48 बैठते। तो कहां अधिकार मान लिया? और जहां तक राजभर जी कह रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये वही राजभर जी हैं जिनको खुद भारतीय जनता पार्टी सीरियसली नहीं लेती। कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि मेरी जिलाधिकारी नहीं सुनता, भ्रष्टाचार हो रहा है, और धरने पर बैठ जाते थे। फिर कहते थे कि योगी जी मेरी बात नहीं सुन रहे, प्रदेश अध्यक्ष मेरी बात नहीं सुन रहे। तो जिसकी प्रदेश स्तर पे बात ना सुनी जा रही हो, आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बात को इतनी सीरियसली लिया जाएगा? खुद भारतीय जनता पार्टी ने सीरियसली नहीं लेती। और इससे दुखद क्या होगा कि कोई पार्टी चुनाव में जाने से पहले खुद अपने मुंह से कह रही है कि हम जातियों का विभाजन करेंगे तब जाके चुनाव में जाएंगे। उसका मुख्य कारण यही है कि 4 साल में ना नरेंद्र मोदी जी ने कोई काम किया है, ना वो वादे पूरे किए जो 2014 में किए थे, और यही हाल प्रदेश का है। मैं अब राकेश त्रिपाठी के पास जाना चाहता हूं। राकेश जी की बात बीच में रुक गई थी जब ओम प्रकाश राजभर जुड़े थे। राकेश जी, क्या कहना है आपका? जो राजभर साहब कह रहे हैं, आपके अनिल यादव जी का कहना है कि उनको गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। क्या हमें आपके एक मंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए आलोक जी, 2-3 बातें भ्रम के रूप में भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में फैलाई जाती हैं। एक कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा, पहला भ्रम। दूसरा भ्रम, भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो आरक्षण को हम कमजोर करने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 4 वर्ष की सरकार, उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष की सरकार ने इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया है। हम विकास के नहीं, लेकिन आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि मैं राजभर साहब की बात को गंभीरता से लूं या ना लूं। मैंने चुपचाप सुना है, मैं भी सुनूंगा, लेकिन सवाल का जवाब तो दीजिए। मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, मैं बिल्कुल सर, जब मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए ना। राजभर जी को गंभीरता से लें या ना लें? या किसी नहीं, बिल्कुल गंभीरता से क्यों नहीं लेना चाहिए? गंभीरता से भाई, उनकी जिस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत होगी उसको निश्चित तौर पर गंभीरता से लिया जाएगा। और जहां पर उनको अगर सुर्खियां बटोरने के लिए कोई बात को कहेंगे तो उसको भी जरूर हम नोटिस लेंगे। मैं 2-3 बातें, मैं आप सुन लीजिए भाई। अनिल जी, बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, मैं चुपचाप सुनता रहा हूं भाई। अरे इसमें तो कम से कम मत दबाइए। इसमें आप कहेंगे कि हम आपको पिछड़ा बनाने पर मजबूर कर रहे हैं, हम दलितों को दबा रहे हैं। अरे भाई, डिबेट में मत दबाइए। आप सुन लीजिए, मैं कुछ मूलभूत बातें रखना चाह रहा हूं।
देखिए, आरक्षण एक ऐसा विषय है, आरक्षण के विषय पर जब भी बात की जानी चाहिए तो संविधान सभा की उस बहस को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उपस्थिति में आरक्षण के सभा, जब संविधान सभा बैठी थी तो आरक्षण पर हमने बात की है। वास्तविकता में जो वंचित है, वास्तविकता में जो शोषित है, वास्तविकता में जो पिछड़ा है, जिसको अवसर की समानता नहीं है, उसको मिलना चाहिए। और आज आजादी के इतने वर्षों बाद, आरक्षण को इतने वर्षों तक चलने के बाद आज अगर हम बैठ करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम पहुंचते हैं। जी, मेरा एक सवाल है छोटा सा, मैं जवाब दे देता हूं। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं वापस लौट के आऊंगा, तब बात करेंगे कि क्या यूपी में बीजेपी का दलित और ओबीसी कार्ड चलेगा। देखते रहिए आवाज अड्डा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। बात को आगे बढ़ाते हैं। शरद प्रधान जी, ये जो बातें आपने सुनी, ओम प्रकाश राजभर ने एक पूरा फॉर्मूला तैयार किया हुआ है। सवाल ले लीजिए। जी देवाशीष जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं? चलिए मैं आपसे शुरू करता हूं। जी जी, मैं एक सवाल मेरा ले लीजिए बीजेपी की प्रवक्ता जी से, कि उन्होंने एक नीति बनाई है कि आरक्षण का लाभ उन वर्गों को नहीं मिल रहा है, इसलिए उनमें विभाजित कर दिया जाए। आप मुझे बताइए, एक फिर एनालिसिस हम पूरी कर लेते हैं कि देश में राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों पे किसका कब्जा है, किस वर्ग का कब्जा है, और उस वर्ग को उसकी जाति के हिसाब से उसको भी हम लोग सम्मिलित कर देते हैं। अगर ब्राह्मणों का उसमें उतना हिस्सा है तो उनको उस तक, अगर ब्राह्मण अगर आबादी का 2% है तो वो 2% की जगह पर 50-60% संसाधनों पर क्यों कब्जा जमाए बैठा हुआ है, इसका सवाल भी भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। अगर जातियों को लड़ाने की आप बात करोगे, देश को एक रूपता में आप नहीं समोगे और आप केवल राजनीति बांटने की राजनीति करोगे तो आपको बहुत सारे जवाब देने पड़ जाएंगे। जी ठीक है, ये सवाल सही है। मैं राकेश त्रिपाठी के पास जाऊं उससे पहले मैं जी, चलिए आप जवाब दे दीजिए, फिर राकेश जी आप जवाब दीजिए, छोटा दीजिएगा क्यों मैं कुछ बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए देवाशीष जी जिस तरह से विषय उठा रहे हैं ना, ऐसे नक्सल मूवमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे लोग इस प्रकार के विषय उठाते हैं कि संपत्ति का बराबर बंटवारा कर देना चाहिए, हर व्यक्ति का संपत्ति पर बराबर अधिकार होना चाहिए। देखिए ऐसे देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। आप कोई जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, आप जवाब सुना करिए भाई। राकेश जी प्रोवोक कर दिया ना, आपने बात ऐसे शुरू कर दी। उन्होंने आप ही के फॉर्मूले को एक्सट्रापोलेट करने की बात की। आपने सवाल किया था, जवाब। हाँ ठीक है, आप एक मेरी सुन लें, मेरी बनना चाहते हैं क्या? आप दोनों मुझे 1 सेकंड देंगे, आप दोनों प्लीज 1 सेकंड देंगे। राकेश जी, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो फॉर्मूला आप पिछड़ों पर, दलितों पर लगा रहे हैं, फिर वो पूरे भारत की जनता पे लगा लीजिए। अगर ये तय हो कि इस किस वर्ग ने आबादी के मुकाबले कितना ज़्यादा अवसर पाया है, वो फिर पूरे समाज पे क्यों नहीं लगाते हैं, सिर्फ आरक्षण पाए हुए समाज पर क्यों लागू कर रहे हैं? चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान, मैंने इसीलिए संविधान सभा की बहस की बात की थी कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान से आती है और संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था अवसर की समानता देने के लिए दी है ताकि लोगों को अवसर की समानता मिल सके। जो वंचित है, जो शोषित है, जो दलित है, जो पिछड़ा हुआ है, उसको अवसर की समानता मिल पाए। किसी सवर्ण के लिए या किसी अन्य सामान्य वर्ग के लिए कोई आरक्षित व्यवस्था नहीं है, वो ओपन है, इसीलिए दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अवसर की समानता में एक वर्ग को रिजर्व किया गया है। जब देश का निर्माण, सामान्य वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है, संसाधन थे उनके पास ही संसाधन, सामान्य वर्ग के लिए ओपन होता है। उसमें नहीं तो सामान्य वर्ग का नाम इसीलिए है ना कि माना जाता है कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है, वो किसी चीज से वंचित नहीं है, उन्हें सभी अवसर मिले हुए हैं। यही तर्क था। लेकिन ये बात हम इस तरह से करेंगे तो फिर आगे बढ़ेगी नहीं, कहीं जाएगी नहीं। शरद प्रधान जी, ये बात सब लोग जो लोग कह रहे हैं, इन सबके तर्कों में दम है। मैं जो राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं उसको भी तर्क के आधार पे मानूं तो सही कह रहे हैं, जो देवाशीष कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, अनिल यादव ने अभी नहीं कहा है लेकिन वो भी जो कहेंगे वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। लेकिन क्या यहाँ अवसर की समानता, लोगों को उनकी सही जगह देना प्राथमिकता है, या इसके पीछे जो वोट की गणित है वो सबसे ज्यादा जरूरी है? नहीं, सरासर ये वोट के गणित है और कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक इसका सवाल है कि कुछ जातियों को ने पूरा जो है फायदा, भरपूर फायदा उठाया है आरक्षण का, इसमें कोई दो राय नहीं है।
वो ज़्यादा संपन्न भी हैं, हो सकता है बहुत से उसमें ऐसे हों जिनको किन्हीं कायदे से अगर देखा जाए तो उनको मिलना भी नहीं चाहिए आरक्षण, बहरहाल उन्हें मिलता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन लोगों को मिला है, और इस वजह से इस तरीके का विभाजन जो है आइडियली बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये तो समाजवादी पार्टी जो ने जिस तरीके से जो उन्होंने कहा, उनके प्रवक्ता ने, उनको शायद जानकारी नहीं है। वो 86 एसडीएम इलेक्ट हुए थे, उसमें 58 यादव थे। उसकी जांच चल रही है, वो झूठ नहीं है, वो बात सही है, उसकी जांच चल रही है और जांच में सामने भी आ गया है। आगे सुनिए जरा, सुनने की भी कोशिश करिए। आप खाली बोलते हैं, आप सुनते नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, आपको सुनने की आदत नहीं है, आप सिर्फ बोलते हैं। आपकी बात सुनते रहे शांतिपूर्वक, आप भी सुन लीजिए। में भी अराजकता फैलाते हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जो आलोक आपने जो बात उठाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये बातें इन पॉलिटिकल पार्टीज को तभी क्यों याद आती हैं जब इलेक्शन पास होता है, जब इलेक्शन की बात चलती है। क्या अभी तक इनको इस बात का ख्याल नहीं था? ये सबको, आम आदमी को मालूम है कि कुछ जातियां ओबीसी का नाजायज फायदा उठा करके सारा रिजर्वेशन का फायदा उठाए जा रही हैं। ये बरसों से चल रहा है। क्या ये काम पहले नहीं सोच सकते थे? ये अभी याद आया है? ये सब ठीक है, पिछली सरकारों में राजनाथ सिंह ने ट्राई किया था, उस टाइम वो नहीं कर पाए क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार नहीं थी। अखिलेश यादव ने भी इस प्रकार का एक मूव किया था दलितों के लिए, वो भी नहीं कर पाए क्योंकि केंद्र में दूसरी सरकार बैठी थी। लेकिन ये मोदी सरकार तो 4 साल से यह है और इनको ख्याल नहीं आया कि इस तरीके की नाइंसाफी हो रही है और जो पिछड़े वर्ग में जो अति पिछड़े हैं और एक्सट्रीम पिछड़े हैं उनका नुकसान हो रहा है। उनके भले के बारे में सोच रहे तो चुनाव में ही याद आता है जी, चुनाव से पहले नहीं याद आता है जी। ठीक है, ये अफसोस की बात है। ठीक है, मैं रुक जाइए एक सेकंड। हर्षवर्धन काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं हर्षवर्धन से एक सवाल पूछता हूँ। देखिए एक हर्षवर्धन जी, एक सवाल है। राकेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। हर्षवर्धन, एक सवाल है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नीयत साफ है नहीं साफ है। एक सवाल है कि क्या ये काम करेगा? जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि ये 2019 के चुनाव में हमारा ब्रह्मास्त्र बन सकता है, इस नए फॉर्मूले से उनको उम्मीद है कि एसपी बीएसपी की जमीन खिसक जाएगी। आपको वो बात कितनी फिजिबल, कितनी जमीन से जुड़ी हुई लग रही है? आलोक जी देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत बड़बोले नेता हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बार बार मुसीबत भी बनते हैं, और चूंकि उनका एक अपना समाज है उसके वोट भी लेके आते हैं और इसलिए उन्होंने बोल दिया। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल जब इस तरह का काम करता है तो ऐसे बोल के करता होगा, लेकिन चूंकि उनकी आदत है वो पचा नहीं पाए। लेकिन एक बड़ी रोचक बात है जो मुझे लगता है कि ये इतनी बात जातियों की चर्चा की हो गई है और देवाशीष बार बार कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं संसाधनों पे कब्जा है। अनिल यादव कहते हैं कि नहीं यादव नहीं ले जा पाए समाजवादी पार्टी के राज में। उत्तर प्रदेश को लेकर देश में क्या स्थिति है उसका आंकड़ा अभी आएगा, चूंकि जातीय जनगणना बंद है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा रोचक आंकड़ा है। अब जब आप दलितों का और पिछड़ों का पैक खत्म कर चुके हैं, यानी यादव अलग है, कुर्मी अलग है, अति पिछड़े अलग है और अब तो सर्वाधिक पिछड़ा भी हो जाएगा, ऐसे ही दलितों में भी जाटों के अलावा दूसरी जातियां हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा प्रतिशत वाली जाति है वो ब्राह्मण है। और उत्तर प्रदेश की वो जाति वो जाटव और यादव से भी ज्यादा है। ये सभी पार्टियों के नेता बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसकी चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि वो बैकफायर करता है। एक जो बार बार मनुवाद, ब्राह्मणवाद कहा जाता है, संसाधनों पे कब्जा कहा जाता है। लेकिन जो दूसरी चीज है कि ओम प्रकाश राजभर आज ये बोल रहे हैं, मोहन राव भागवत संघ प्रमुख, ये 2 साल पहले की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में उन्होंने कहा कि आप एक शमशान, एक मंदिर, एक कुआं हिंदू के लिए करिए और आप दलित के घर जाकर बात करिए। 10 दिन के करीब वो बिहार में रहे, यही बात दोहराते रहे। अभी लखनऊ में संघ के 2 बड़े अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें उन्होंने यही कहा और कई मंत्रियों को फटकार लगाई गई। यहां तक कि सरकार को बोला गया कि अगर आपके नेता उन बस्तियों में, उन गांवों में, उन घरों में नहीं जा पा रहे हैं तो आपकी कोई योजना, कितनी भी बड़ी योजना, सफल नहीं होने वाली है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जिसको बार बार मैं कहता हूं कि नकारा नहीं जा सकता है कि अटल आडवाणी जोशी वाली बीजेपी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर केशव मौर्य भी उभर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का लगभग हर दूसरा सांसद वो या तो पिछड़े में होगा या अति पिछड़े में होगा, सबसे ज्यादा वोट उनको मिल रहे हैं। तो लेकिन इस तरह की चीजों से मिलेगा क्या? तो मेरा ये मानना है कि अगर वो एम्पावरमेंट कर रहे हैं, अगर वो सीटों के टिकट के बंटवारे में और मंत्रिमंडल के साथ पार्टी में भी वो जगह देने में कामयाब होते हैं, तो शायद उनको इसका फायदा मिलेगा। ये सिर्फ राजनीतिक बहस भर नहीं है। जी राकेश त्रिपाठी जी, क्या ये राजनीतिक बहस भर रह जाएगी या जो दलितों के हित की चिंता दिखाई जा रही है? और इसलिए भी कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के पहले जो गोरखनाथ पीठ के महंत थे, महंत अवैधनाथ, उनकी भी आदत थी, वो जब कहीं बाहर जाते थे तो आमतौर पर, ये मुझे अभी किसी ने ट्विटर पे सूचना दी है कि वो किसी दलित परिवार में जाकर खाना खाते थे। हमने ये इसका बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं सुना है, लेकिन अगर ऐसा था और आज भी आज के मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो शायद उस परंपरा का अनुपालन कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से दूसरे मंत्री कर रहे हैं और उनका जैसा प्रचार हो रहा है, वो आपको कुछ हासिल कराएगा, इसकी कितनी उम्मीद है आपको? देखिए आलोक जी, मैंने पहले ही शुरुआत में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई पहली बार दलितों के यहाँ जाकर के भोजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अवैधनाथ जी से पहले दिग्विजय नाथ जी इस मंदिर के महंत थे और दिग्विजय नाथ जी भी जाया करते थे। लेकिन ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, ये भी याद रखिएगा। जाया करते थे। मैं इसीलिए बता रहा हूं, ये परंपरा रही है, ये परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हमेशा जाते रहे हैं, दलितों के घर पे भोजन करते रहे और दलितों को अपने घर पर भोजन करके लिए आमंत्रित करते रहे हैं। ये बात बार बार आती रही कि आप अपने घर में तो दलित को बैठाकर भोजन करा ले रहे हैं, लेकिन उनकी मलिन बस्ती में उनके घर में पका हुआ भोजन कर रहे हैं क्या? और इसी नाते हम समाज की समरसता के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को करना भी चाहिए। देखिए, पिछड़ा वर्ग का हमेशा हितैषी होने का दावा समाजवादी पार्टी करती रही है, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा अगर किसी ने दिया आजादी के बाद से अब तक, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। दलितों के लिए विकास की योजनाओं का पिटारा अगर किसी ने खोला है तो वो केंद्र में आज की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खोला है। जनधन खाते खोलने से लेकर के और आज मुद्रा बैंक योजना। ठीक है, देखिए अनिल जी, समय कम है, अब मैं इतना पूरी आप अपनी उपलब्धियों की सूची नहीं गिना पाएंगे, वक्त बहुत कम है, मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अनिल यादव को भी 10 सेकंड दूंगा। अनिल यादव जी। देखिए, मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि अभी राकेश त्रिपाठी कह रहे थे कि अवसर की समानता होनी चाहिए। अरे अवसर की समानता कहां मिल गई? 80% आबादी में होने के बाद भी प्रतिनिधित्व सिर्फ 3 से 4% है। आप कोई सरकारी विभाग देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि वाकई में बराबरी का दर्जा हो गया तो आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए आरक्षण, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आप जो आरक्षण मिला हुआ है उसको भी खत्म करना चाहते हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं। आप जो कह रहे थे कि भ्रम फैलाया जाता है, नहीं, अरे सुनो भाई, सुनो, आपके नहीं राकेश भाई, जी प्लीज अब खत्म कर दीजिए, इस समय भाई आपके सांसद ने ये कहा, सावित्री भाई फूले ने ये कहा कि ये लोग आरक्षण के विरोधी हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, खुद लखनऊ में सभा तक करी। नहीं ऐसे थोड़ी होगा। नहीं, मुझे अब रोकना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं बचा है, मुझे कार्यक्रम खत्म करना है, प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। इस वक्त अब आप लोग इस पे एकमत हो भी नहीं पाएंगे। जो सवाल हमने आपसे ट्विटर पे पूछा उसका जवाब देख लेते हैं क्या आया है, कि क्या दलितों के घर में खाना खाने से बीजेपी को वोट मिलेंगे? 60% लोगों का जवाब है नहीं मिलेंगे, 40% को लगता है कि हाँ मिलेंगे। अनिल विभाकर की 2 लाइनें हैं, जो जानते हैं शबरी के जूठे बेर का स्वाद, उन्हें कभी नहीं होता भरम। वे खूब जानते हैं कि क्या होता है धर्म, क्या होता है करम। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।